हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियोस में हम देखेंगे नर्सिंग असेसमेंट के बारे में। नर्सिंग असेसमेंट क्या है। अर्लियर चैप्टर में हमने नर्सिंग प्रोसेस के बारे में देखा था। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। नर्सिंग प्रोसेस इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग और कलेक्टिंग ऑफ डेटा, इसके बारे में हमने जाना था। तो एक सिस्टमेटिक हमारी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम पेशेंट का हेल्थ स्टेटस कलेक्ट करते हैं, राइट। सेट ऑफ एक्शन, तो जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारा फर्स्ट आता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, राइट। तो अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे और आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट के बारे में हम देखेंगे और नर्सिंग असेसमेंट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसका पर्पस और टाइप ऑफ असेसमेंट। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन। असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट इज द स्टेप ऑफ असेसमेंट इज द स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। इन दिस स्टेप नर्स सिस्टमेटिकली कलेक्ट, वेरीफाई, एनालाइज एंड कम्युनिकेट डेटा अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। तो असेसमेंट क्या है। असेसमेंट आपकी नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप होती है, वो जिसमें आपका नर्स जो होती है, जब आपके पास पेशेंट आता है, क्लाइंट्स आता है, तो उसका क्या करती है, सिस्टमेटिकली आपका डेटा को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद उसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई मीन्स कि वो जो डेटा उसने कलेक्ट किया है वो एक्चुअल है या नहीं है, मतलब पेशेंट आपका सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, मतलब उसको वेरीफाई करना क्रिटिकल थिंकिंग से। वेरीफाई करना, वेरीफाई कैसे करेगी, पुरानी फाइल्स वगैरह देखेगी, है ना, उसका रिकॉर्ड वगैरह क्या है, उनके रिलेटिव है उनसे बात करेंगे, उसका बाद उसको एनालाइज करेंगे कि उसने बोला कि भाई हेडेक हो रहा है, तो आपको भी पता चलना चाहिए कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए आप फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, पेन मैनेजमेंट स्कोर को मैनेज करेंगे। तो जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टमेटिकली आप असेसमेंट में डेटा को कलेक्ट करते हैं। पेशेंट डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से आप पूछेंगे भाई आपको क्या हो रहा है, कब से हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सर से लेके पैर तक, हेड टू टू उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसका लंग साउंड सुनेंगे, हार्ट साउंड सुनेंगे, उसको जीभ देखेंगे, आइज देखेंगे, है ना। एब्डोमिनल में उसका साउंड कैसा है, कोई जीआई ट्रैक का एसिडिटी वगैरह हो रहा है, पेट फूल रहा है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करना है। तो चेक करेंगे इस तरीके से, आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आती है किसके अंदर, असेसमेंट के अंदर, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज आपका वर्बल एग्जामिनेशन, तो जिसमें आप पूरा उसमें हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है। तो आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद एनालाइज करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे आपके डेटा को। तो ये क्या हो गया आपका असेसमेंट। Information collected systematically to achieve purpose objective is known as data. Gathering collected information can be analyzed in number of ways. In nursing assessment focuses on client's health status and response to illness, whereas medical assessment focus on pathology underlying illness. Medical assessment is done by the doctor, right? नर्सिंग असेसमेंट जो होता है वो नर्स करती है। पेशेंट का जो हेल्थ चेकअप हो गया, फिजिकल चेकअप हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया और एग्जामिनेशन, वो कौन कलेक्ट करता है, आपका नर्स। तो ऑब्जेक्टिव आपका सिस्टमेटिकली आपको कलेक्ट करना होता है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है, अलग अलग बेस से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल असेसमेंट आता है, पैथोलॉजिकल हो गया, अंडरलाइंग इलनेस क्या है और उसका, तो ये पैथोलॉजिकल ये कौन करता है, डॉक्टर करता है। अब असेसमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन हम यदि देखें तो असेसमेंट इज द कलेक्शन, कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब कि जो डेटा कलेक्ट किया है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, उसको एनालाइज करना, ठीक है। इंटरप्रेट मतलब और इजी लैंग्वेज में करें तो उसको वेरीफाई करना, एनालाइज करना ऑफ द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, जो भी क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन दी है वो किस हद तक सही है, उसको इंटरप्रेटेट करना, एनालाइज करना। एंड फोकसेस ऑन द गैदरिंग डेटा, फोकसेस ऑन द गैदरिंग डेटा अबाउट क्लाइंट स्टेटस एंड वेलनेस, राइट। तो पेशेंट है आपका, क्लाइंट से यहाँ पर आपका तात्पर्य पेशेंट। तो पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस क्या है उसके बारे में, कितना वो वेल है, कितना फिजिकली फिट है, कितना उसको डिसीज है, फंक्शनिंग एबिलिटी कितना है, कितना चल फिर पा रहा है, नहीं पा रहा है, या फिजिकली वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, उसको हम यहाँ पर उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगा एज वेल एज उसकी स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्स कितना है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको, यदि उसको एबिलिटी है कि वो चल करके पानी पी सकता है या वॉशरूम जा सकता है, तो हम उसी क्या करेंगे, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। पर यदि उसे
सीवियर कोई इलनेस है या फिर ऐसा पेशेंट है कि विच पेशेंट हु कैन नॉट मूव, वो चल फिर नहीं कर सकता, हु कैन नॉट परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग लाइक माउथ वॉश हो गया, हेयर केयर हो गया, है ना, तो इस तरीके से ओरल केयर हो गया, तो खुद से नहीं कर सकता है खुद की एक्टिविटी, तो हम उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, हम आप उससे जब सवाल जवाब कर रहे हैं, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कितना एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है। आपने पूछा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है। और उसका स्ट्रेंथ कितना है, क्या वीकनेस है, पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअल तो ठीक है, एक्चुअल तो जो बता रहे हैं वो आपको पता चल रहा है, उसके बाद आने वाले इन फ्यूचर में से और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो दिस इज द पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये सारे किसके अंदर आता है, आपके असेसमेंट के अंदर। ये जो डेफिनेशन है गॉर्डन ने दी 1987 में। अब दूसरा डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिया, इसमें क्या बताया, असेसमेंट इज द पार्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। ईच एक्टिविटी जो हम करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, तो उसका एक पार्ट होता है और सबसे फर्स्ट स्टेप होती है असेसमेंट। द नर्स डज फॉर, नर्स जो करती है ना, जो इस स्टेप को फॉलो करती है, किसके लिए करती है, डज फॉर एंड विद, पेशेंट के लिए और पेशेंट के साथ जो भी करती है आपके ईच एक्टिविटी, उसके अंदर आता है आपका असेसमेंट, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अब इसका पर्पस देखते हैं हम, इसका पर्पस क्या क्या हो सकता है, क्यों हमको करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसका हमको पर्पस पता हो, ठीक है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका पर्पस है। तो फर्स्ट पर्पस है टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट। क्या पर्पस है, गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट। गैदर मतलब कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गैदर करना, क्लाइंट का क्या स्टेटस है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो क्या होगा, गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट। जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे तो क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, डेटा को हम गैदर नहीं कर पाएंगे। अगला इसका क्या पर्पस है, गैदर क्लाइंट, गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट हेल्थ, फर्स्ट है गैदर इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या पर्पस है, क्या पर्पस है दूसरा, टू डिटरमाइन क्लाइंट्स नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन है, अब नॉर्मल है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन मतलब उसको पहचानना, डिटरमाइन करना, उसको एनालाइज करना। अगला क्या पर्पस है इसका, टू ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसको ऑर्गेनाइज करना, organize. Next one is there, to confirm hypothesis growing one out of the nurse's interview. अब जो नर्स और पेशेंट के बीच जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको एक टू कंफर्म हाइपोथेसिस, मतलब हम एक अनुमान लगा करके चलते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ होगा। हाइपोथेसिस मतलब कि एक अजम्पशन करना, सिर्फ एक अनुमान लगाना है कि ये पेशेंट को हो सकता है और ये हम ट्रीटमेंट प्लान करके ठीक हो सकता है। और जब तक हम असेसमेंट नहीं करेंगे, उसको डेटा को वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक हम उससे कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसका जो पर्पस है असेसमेंट करने के लिए, आपने पेशेंट को देख करके आपने एक अनुमान लगाया, हाइपोथेसिस लगाया कि इसको ये चीज़ें हो सकती है। जब तक आप असेसमेंट नहीं करोगे तब तक वो कंफर्म नहीं होगा। जैसे कि आपको लग रहा है पेशेंट को देख करके स्वेटिंग है और इसको टेम्परेचर हो सकता है, आइस वगैरह उसकी रेड हो रही है, स्वेटिंग हो रहा है, थोड़ा सा बेचैन हो रहा है, तो आप देख के लग सकता है आपको फीवर है। आपने बॉडी को टच किया तो बॉडी उसकी वार्म है, तब तक आप थर्मोमीटर लगा के चेक नहीं करेंगे, आपको कंफर्म नहीं होगा, राइट। तो कंफर्मेशन के लिए आप इसको करेंगे। अनदर पर्पस इज देयर। नेक्स्ट वन इज द इन्हांस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम ना। तो जो इन्हेंस करना मतलब उसको और बेहतर करना, आपका नर्सिंग का जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन मतलब आपने असेसमेंट किया, पेशेंट की बॉडी आपकी वार्म लग रही थी, आपने चेक किया, उसके बाद आपने थर्मोमीटर लगाया तो टेम्परेचर उसको 102 था, 102 फ़ारेनहाइट। फिर आपने कोई CBC वगैरह इन्वेस्टिगेशन कराया, तो इसमें क्या किया आपका इन्हांस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम, इन्हेंस इन्वेस्टिगेशन।
ठीक है, इसके लिए आप इसका यूज करते। नेक्स्ट इसका पर्पस है टू फ्रेम नर्सिंग डायग्नोसिस, जो नर्सिंग डायग्नोसिस उसको फ्रेम करना। ठीक है, डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको असेसमेंट तो करना पड़ेगा, तब तक असेसमेंट नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस नहीं बनेगा। तो टू फ्रेम नर्सिंग डायग्नोसिस, टू फ्रेम नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, ट्रायंगुलर डायग्नोसिस का साइन है, टू फ्रेम नर्सिंग डायग्नोसिस। इट इंक्रीज द ग्रेटर मीनिंग स्किल ऑफ हैंडलिंग पेशेंट प्रॉब्लम, जो ग्रेटर मैनेजिंग नॉट मीनिंग, इट इंक्रीज द ग्रेटर मैनेजिंग स्किल ऑफ हैंडलिंग पेशेंट प्रॉब्लम। पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है उसको हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ, अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। आप असेसमेंट नहीं करोगे, पेशेंट आया कुछ भी उठा के दे दोगे, है ना, उसको लूज मोशन हो रहा होगा और आपने उसको कॉन्स्टिपेशन का टैबलेट दे दिया तो क्या होगा ना। तो आपको असेसमेंट करना जरूरी है। उसको पेट दर्द नहीं हो रहा, आपने पेट दर्द का टैबलेट दे दिया, तो इसलिए असेसमेंट करना ज़रूरी है। द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई क्लाइंट स्ट्रेंथ। क्लाइंट की स्ट्रेंथ कैसी, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा, प्रॉब्लम को स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, और आइडेंटिफाई नीड फॉर हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग को की जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें उसको बताना है। वो कई बार स्मोकिंग कर रहा है या कुछ भी, एब्डोमिनल का कोई जीआई ट्रैक का प्रॉब्लम है, लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है और बाहर का ज़्यादा खा रहा है, फास्ट फूड जंक फूड, तो उसको टीच करना पड़ेगा कि भाई ये सब आपको बंद करना है, राइट। तो दिस इज द पर्पस। नाउ वी आर टॉक अबाउट टाइप ऑफ असेसमेंट। अब इसके कौन कौन से टाइप हैं, तो देयर आर 4 टाइप। फर्स्ट वन इज इनिशियल असेसमेंट, सेकंड वन इज फोकस असेसमेंट, थर्ड वन इज इमरजेंसी असेसमेंट एंड फोर्थ वन इज टाइम लैप्स असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट वो होता है जो आप सबसे पहले करते हैं और फर्स्ट एनकाउंटर होता है आपका और पेशेंट का। पहली बार आपके पास कोई पेशेंट आया और पेशेंट आपका इधर ओपीडी में हो सकता है। ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी मतलब इन पेशेंट जो कि हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं, उसको बोलते हैं आईपीडी। तो जब भी आपके पास सबसे पहले पेशेंट आता है तो आप जो असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम इनिशियल असेसमेंट। कोई भी पेशेंट आपके पास एंट्री हुआ है, इधर डे केयर में आया है, इधर इन आईपीडी है या फिर ओपीडी है, पेशेंट आपके पास आया, आप उससे पूछते हैं भाई क्या हो रहा है ना, उसने बोला मुझे हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है ना, थोड़ा नॉट फीलिंग वेल, राइट। इस तरीके से ये क्या बताया उसने, सिम्टम बताया, बॉडी मेरी वार्म हो रही है ना, और वीकनेस हो रही है, जनरल वीकनेस हो रही है। और फिर आपने उसका फिजिकल चेकअप किया, वाइटल साइन की चेक किया, आपने पल्स चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, शुगर चेक किया ना, हेड टू टू एग्जामिनेशन किया, रेस्पिरेटरी का चेक किया, कार्डियक साउंड सुना आपने और एब्डोमिनल का आपने चेक किया। तो ये क्या हो गए, ऑल अबाउट इनिशियल असेसमेंट। इधर आप वर्बली जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो, और एज वेल एज फिजिकल एग्जामिनेशन, ये क्या हो गया इनिशियल असेसमेंट। और जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है तब आप इस असेसमेंट को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आप पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं क्या इसको डायग्नोसिस हो सकता है। ये थोड़ा सा आपका जो फर्स्ट इनिशियल असेसमेंट होता है ये आपको पूरा डिटेल में करना होता है और थोड़ा सा इसके लिए आपको टाइम देना होता है। बाकी का जो असेसमेंट है फिर रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ असेसमेंट होता है फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट क्या होता है, आपका डेली बेसिस पे चलता है, असेसमेंट डन बाय द नर्सिंग पर्सन ऑफ एडमिटेड क्लाइंट। जो क्लाइंट हमारे पास, जो पेशेंट एडमिट है ऑलरेडी, आईसीयू में है, अदर सर्जिकल वार्ड में है, मेडिकल में है, जनरल में, कहीं भी हो, पर हम उसे हर एक शिफ्ट में असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट डेली होता है। जितनी भी नर्सिंग की तीनों शिफ्ट है तीनों में होता है, डॉक्टर करते हैं और डेली हम इसको असेसमेंट करते हैं। इस टाइप ऑफ असेसमेंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस असेसमेंट। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस इंटीग्रेटेड विथ नर्सिंग केयर। ये क्या होती है, आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, डेली तो करना ही होता है, उसके अलावा भी कोई चेंजेस आ रहा है आईसीयू में तो हर 1 घंटे, हर 2 घंटे, हर 3 घंटे में भी हमको असेसमेंट करना होता है। सो इट इज़ द ऑनगोइंग असेसमेंट
किस पर्सन का करते हैं, जो पर्सन हमारा एडमिटेड होता है। इट हेल्प इन डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन इनिशियल असेसमेंट। अब इनिशियल असेसमेंट तो आपने कर लिया, पर पेशेंट आपका भर्ती है तो उसका जो हेल्थ का स्टेटस है वो रिकवर हो रहा है और डिटोरिएट हो रहा है और उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक आप डेली असेसमेंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप जो फोकस असेसमेंट उसको हम परफॉर्म करते हैं। इन दिस असेसमेंट नर्स में आइडेंटिफाई न्यू ओवरलुक प्रॉब्लम और मिस डायग्नोस प्रॉब्लम। क्या करती, या तो कोई न्यू प्रॉब्लम आ रही, कोई फ्रेश चीफ न्यू कंप्लेंट वगैरह है तो वो हमको पता चलता है, या वापस से जो कॉम्प्लिकेशन है वो और अराइज हो रहे हैं या फिर वो ट्रीट हो रहा है, उसकी कंडीशन क्या हो रही है, इससे हमको वो पता चलता है। फोकस असेसमेंट कॉन्सेंट्रेट ऑन कलेक्टिंग डेटा अबाउट अ प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाई। नर्स डेली इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम वेदर इट इज इम्प्रूव or deteriorated. Example, nurse is looking after a head injury patient, her focus will be an GCS scale, राइट। तो सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, सपोज दैट कि फीवर का आया, डायबिटीज़ का आया, हाइपरटेंशन का आया। तो पहली बार तो जब आया आपने उसका पूरा डिटेल असेसमेंट किया, उसके बाद आपने कंडीशन को देख के उसको एडमिट कर लिया, और सब एडमिट किया। तो एडमिट करने के बाद आप बीपी, यदि हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे हर 3 घंटे में, हर 6 घंटे में, या डेली। शुगर का पेशेंट है तो आप उसका शुगर चेक करेंगे, वो आपका मेन प्रायोरिटी होगा। फीवर का पेशेंट है तो आप उसको फीवर को चेक करेंगे सुबह शाम, अदर आप दिन में हर एक शिफ्ट में हर 3 घंटे 6 घंटे में आप चेक करेंगे उसको फीवर है या नहीं है। तो इनिशियल असेसमेंट आपने चेक किया, फीवर है पेशेंट, या हाइपरटेंशन का है, डायबिटीज़ का है। उसके बाद जो फोकस असेसमेंट में आप उसे डेली चेक करेंगे कि उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर और डिटोरिएट हो रहा है। यदि वो रिकवर हो रहा है, शुगर कम हो रहा है तो इंप्रूवमेंट हो रहा है, यदि और बढ़ता जा रहा है तो वो डिटोरिएट हो रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया फोकस असेसमेंट। नेक्स्ट वन इज देयर इमरजेंसी असेसमेंट। Emergency assessment is done if client has suddenly physiological or psychological crisis. It helps to identify the life-threatening problem. The focus is on preserving the life. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है, इज डन इफ आपका पेशेंट है सडनली उसका कुछ फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल उसकी वेलबींग में कोई भी चेंजेस आ रहा है, तब हम इस टाइप ऑफ असेसमेंट को परफॉर्म करते हैं। ये आपका हेल्प करता है इसके लिए। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब कि जो कंडीशन है वो जोखिम में आ गई उसकी जान, इस तरीके की कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है, तब हम इसको करते हैं। और फोकस इज ऑन प्रिजर्विंग लाइफ, मतलब लाइफ को सेव करने के लिए। ओवरऑल यदि देखा जाए तो इमरजेंसी असेसमेंट हम सडनली पेशेंट का, जैसे कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया है ना, तो इस तरीके से पेशेंट को सडनली इमीडिएटली उसका साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बॉडी में कुछ भी चेंजेस आना, उस समय पर जो हम असेसमेंट करते हैं इमीडिएटली, वो होता है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। और ये जो कंडीशन होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इसमें आपकी जान का जोखिम भी हो सकता है। इवन पेशेंट की डू और डाई वाली कंडीशन होती है, उसमें हम उसकी लाइफ को बचाने के लिए असेसमेंट करते हैं और इमीडिएट हम वहाँ पर एक्शन लेते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज टाइम लैप्स असेसमेंट। ये भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता होता है, और इसमें क्या होता है आपका, दिस असेसमेंट इज डन सेवरल मंथ वीक और आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। इट हेल्प इन कंपेयरिंग द क्लाइंट करंट हेल्थ स्टेटस फ्रॉम द बेसलाइन डेटा सिमिलर टू फोकस असेसमेंट। इट ऑल्सो इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ problem already identify. Example, assessment is done as patient come for follow up. This type of assessment is less comprehensive, राइट। टाइम लैप्स असेसमेंट मतलब कि कम टाइम में हो जाता है, जैसे हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि टाइम लैप्स असेसमेंट, मतलब इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है टाइम लैप्स असेसमेंट के लिए। और ये जो असेसमेंट होता है, जैसे क्लाइंट या पेशेंट आपके पास एडमिट है और आपने इनिशियल असेसमेंट तो उसका किया है, जो कि आपका कंपेरिहेंसिव असेसमेंट होता है। इसके कुछ महीने बाद या कुछ वीक बाद आप वापस से असेसमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस क्या है वो आपको जानने के लिए। एक बार और जस्ट एग्जांपल के लिए, आपके पास कोई पेशेंट आया, डायबिटीज़ के केस से आया, शुगर के केस से, और वापस आप उसे 7 दिन बाद 15 दिन बाद का आपने मेडिसिन दिया और वापस से आप उससे बुलाते हैं
और फिर चेक करते हैं कि उसका 15 डेज में या 1 मंथ में कितना उसका हेल्थ वो रिकवर हुआ है, कितना वो ठीक हुआ है या और कंडीशन उसकी ख़राब हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम लैप्स असेसमेंट। कुछ समय जाने के बाद हम इस टाइप का असेसमेंट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज द कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट। तो इसमें क्या क्या आपके कंपोनेंट यूज होते हैं, तो फर्स्ट है कलेक्टिंग डेटा, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा, थर्ड वन इज वैलिडेटिंग डेटा और फोर्थ इज रिकॉर्डिंग डेटा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इसके बारे में देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ आती है। कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, सबसे फर्स्ट है कलेक्टिंग डेटा। आपको डेटा कलेक्ट करना है, असेसमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग डेटा, थर्ड वन है वैलिडेशन ऑफ डेटा और फोर्थ जब आप वैलिडेट कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। कलेक्टिंग, उसका ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेटिंग, देन रिकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिक वे में, फिर उसको वैलिडेट करते हैं ये कितना सही है कितना गलत है, और वैलिडेट करने के बाद कंफर्मेशन करने के बाद आप इसको फाइल में रिकॉर्ड कर देते हैं, वो आप फाइल में मेंशन कर देते हैं। आ रहा है समझ। तो फर्स्ट डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट कैसे करेंगे, पेशेंट से पूछ करके भाई आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दूसरा ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं कि पुराना उसका कुछ फाइल है उसमें से देख सकते हैं कि उसको क्या डिसीज़ हुई है क्या नहीं हुई है, कौन सा टेस्ट कराया है, कौन से डॉक्टर को दिखाया है एक्सेट्रा। उसके रिलेटिव से पूछ सकते हैं भाई इसको क्या हुआ है, कब से हुआ है, कौन सा मेडिसिन लेता है ना। पेशेंट नहीं बोल पा रहा है, बच्चा है, तो उसके रिलेटिव से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ में कोई दोस्त यार आया उससे पूछ सकते हैं ना, उसके जो भी फैमिली मेम्बर अटेंडेंट है, तो पुरानी फाइल को देख करके इस तरीके से पेशेंट को पूछ करके आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे सिस्टमेटिकली। भाई उसने क्या बताया, चीफ कंप्लेंट कौन सी है, किसको हमको प्रायोरिटीज देना है, कब क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उसको वैलिडेट करना है, भाई ये वैलिड है या नहीं है। वैलिड मतलब उसका वैलिड है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, जो डेटा कलेक्ट किया जो बता रहा है वो। तो कैसे कंफर्म करेंगे, फाइल वगैरह देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, उसका फिजिकल चेकअप करेंगे ना। उसने बोला हेडेक हो रहा है, तो वो वास्तव में हेडेक हो रहा है कि नहीं, वो आपकी इतना क्रिटिकल थिंकिंग से आपको पहचानना पड़ेगा कि हेडेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके अलावा रिकॉर्डिंग करेंगे ना, जब वैलिडेट हो गए फिर उसको आप फाइल में रिकॉर्ड कर देंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नॉलेज के एस्पेक्ट से पहचान करके जो डेटा है वो वैलिडेट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो कई बार पेशेंट आते हैं जो जो चीज़ें नहीं हो रही वो भी बताते हैं ना, या खुल करके नहीं बता पाते। तो आपका इतना क्रिटिकल थिंकिंग, इतना आपका जजमेंट होना चाहिए कि आप उससे एनालाइज कर पाओ, आप हाइपोथेसिस भी लगा पाओ उसमें, राइट। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट के बारे में हम अगले लेक्चर में समझते हैं। आज के लिए फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।